नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के हमारे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में कंक्लूड हुआ इंडिया यूएई जो बायलैटरल मीट था, जिसमें डिफेंस पैक्ट, डेटा एम्बेसी, कई सारे अलग अलग पहलुओं के अक्रॉस जो है डिस्कशन हुए। तो ये वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी चीजें हैं वो आपके यूपीएससी एग्जाम के अलग अलग एरियाज से ओवरलैप करती हैं, जिसमें इकोनॉमी वाला पार्ट भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट भी है एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट भी है। तो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में इन सारी चीजों को। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज आर्टिकल्स में भी कि द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल वेंट टू रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद, MBZ के नाम से इनको बड़े फेमस ही है ना बुलाया जाता है, MBZ। And this has been his third official trip to India after he became the president of the United Arab Emirates। और पिछले 10 सालों में ये 5वीं उनकी बायलैटरल जो है विजिट है भारत की तरफ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। ओवरऑल जो है विजिट जो है, ये बायलैटरल मीट जो है, उसमें अलग अलग अग्रीमेंट जो है उनके ऊपर डिस्कशन हुए और साइंस भी हुए, जैसे कि डिफेंस, स्पेस कोऑपरेशन, LNG एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रेड। बूस्ट करने की बात की गई $200 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड को अगले 4 सालों में। एंड बहुत एक दिलचस्प बात यह है, जियोपॉलिटिकल अगर सिनेरियो देखा जाए तो उसमें एक टर्न जो है देखने को मिल रहा है इन द वेस्ट ईस्टर्न रीजन, जहां पे अभी बात करेंगे हम मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, एंड साथ ही साथ MBZ यूएई। तो सऊदी और यूएई में टेंशन जो है वो कुछ हाल ही में दिखाई भी दी हैं, जिसमें हमारा ये बिगड़ा हुआ पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो भी, उसका भी एक अपना रोल है। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, कि अगर हम दोनों के इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जहां पे इस पर्टिकुलर मीट में, जो अभी रिसेंट मीट हुई है, उसके अंदर 5 अग्रीमेंट्स एंड 7 अलग अलग आउटकम्स जो है वो देखने को मिले अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें डिफेंस है, स्पेस है, ट्रेड के टारगेट्स हैं यानी कि इकोनॉमिक डीलिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, साथ में डेटा भी है, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भारत में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस का पैक्ट है, अमंग अदर थिंग्स। तो एक एक करके इन सभी पहलुओं को डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए, सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान का एक FATF को लेकर रेफरेंस भी जो है यहाँ पे क्रिटिकली आया, कि दोनों लीडर्स ने जो है रीइटरेट किया अपना अनइक्विवोकल कंडेमनेशन टेररिज्म का, उसके हर तरीके के फॉर्म में और मैनिफेस्टेशन में, इंक्लूडिंग जो भी हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यानी कि ये हिंट गया पाकिस्तान की तरफ। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी भी कंट्री को जो है सेफ हेवन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसे व्यक्ति कंट्री को जो फाइनेंस करता है, प्लान, सपोर्ट, कमिट करता है टेरर के एक्ट्स। यानी कि आप कह सकते हो एक वील्ड रेफरेंस था टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का अभी हाल ही में एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ था पिछले 4 महीनों के अंदर। प्लस इंडिया एंड यूएई अग्रीड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन विद इन द FATF फ्रेमवर्क। आप जानते हैं कि इसकी पहले ग्रे लिस्ट पे, ब्लैक लिस्ट पे जो है पाकिस्तान था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर, किस चीज के लिए, काउंटर करने के लिए उनकी टेरर फाइनेंसिंग को एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। तो हाँ, एक रेफरेंस आया वो ये इस तरीके से आया। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस पैक्ट जो है वो पिछले साल सितंबर के आसपास जो है साइन किया गया था, जिसमें आप ये बॉर्नहम भी देख सकते हैं, जिसका आप एक तरीके से कह लो कि ये दूसरा पहलू निकल के आया हमारे सामने। चलिए, एक और जो बात बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है जियो पॉलिटिक्स के अगर संदर्भ में बात किया जाए, कि वेस्ट जो है, वेस्ट एशिया जो है, गल्फ जो है, उसमें काइंड ऑफ थोड़ा टसल जो है, ट्रबल देखने को मिल रहा है बिटवीन मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन जायद। तो खैर हालांकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो MEA ने डिनाई किया है कि हमारा इससे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जो सिग्नलिंग है वो भी काफी कुछ कह जाती है। देखिए, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस मैप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरीके से ये यहाँ पे देखिए, दिस इज वेयर अबू धाबी, ये आपका UAE, ये वाला रेड वाला पार्ट जो है दिस इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है ना, और इस तरफ जो इसका वेस्ट साइड पे नेबर है दैट इज सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया अदरवाइज जोग्राफिकली देखा है तो बहुत बड़ा है, और सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस जो है वो भी ज्यादा है इस पूरे रीजन में, जहां पे आप कह सकते हो कि सुडान जो है, ये एरिट्रिया, जिबूती, इवन सोमालिया एंड येमेन, ये सारे जो मैंने अभी यहाँ पे रेड में ये जो मार्क किए हैं, ये सारे के सारे जो हैं एलाइज हैं, आप कह सकते हो सऊदी के। हालांकि सऊदी और UAE दोनों आपस में इनके जो रिलेशनशिप था दैट वाज नॉट वेरी ट्रबलसम पिछले कुछ अगर 6 महीने की बात करें, बट
ये कह सकते हो कि जब से सऊदी अरेबिया ने अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है, अपने टेररिज्म को और टेररिज्म कह रहा हूँ, अपने टूरिज्म को, माफ कीजिएगा, टूरिज्म को और जो है बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो थोड़ा रिफ्ट जो है यूएई के साथ बढ़ा है। एंड यहाँ पे इन सभी कंट्रीज ने, चाहे सूडान हो, इरिट्रिया हो, जिबूती हो, येमेन हो एंड इवन सोमालिया, इन्होंने अपने धीरे धीरे टाइज जो है वो यूएई से कम किए हैं, कहीं उन्होंने बिल्कुल खत्म भी कर दी हैं सऊदी अरेबिया के प्रेशर में आके। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्रीफ टाइमलाइन अगर हम देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो पिछले साल 2025 के थे, उसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होता है 2025 के सितंबर महीने में। उसके बाद से ही जो है ये रिलेशनशिप यूएई के साथ, मतलब उसके बाद सोमालिया है और जिबूती है, एरिट्रिया है, ये सारे मेजर जो भी डील्स इनके होते हैं यूएई के साथ, उन सभी डील्स को कैंसिल कर देते हैं, जहां से कॉन्फ्लिक्ट सऊदी और यूएई के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली सऊदी के प्रेशर में आके यूएई के साथ सोमालिया अपनी सारी डिफेंस डील्स और इकोनॉमिक डील जो है वो भी कैंसिल कर देता है इसी साल 15 जनवरी 2026, अभी पिछले हफ्ते 4-5-6 दिन पहले। और उसके बाद ही जो है ये इंडिया के साथ जो है विजिट जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे प्लान की जाती है और बहुत ही क्विक विजिट। आप ये देखिए कि ये दिस वाज ओनली अ 3 आवर विजिट। चलिए, तो ये तो था वेस्ट एशिया का डायनामिक्स जो चल रहे हैं। अब आते हैं वापस अपने डिस्कशन पे कि यूएई के साथ हमारे जो अलग अलग डिस्कशंस जो हुए, जो अग्रीमेंट्स हुए, वो कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इफ वी टॉक ऑफ द ट्रेड रिलेशनशिप के, मतलब अगर जो इकोनॉमिक पार्ट है रिलेशनशिप का या इकोनॉमी से डील करता हुआ पार्ट है रिलेशनशिप का, उसमें कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, वी ऑलरेडी हैव साइंड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद द यूएई। ये 3 साल पहले ही हमने साइन कर लिया था। इसके साथ साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड यूएई दोनों ही जो हैं दे आर ईच अदर्स लीडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एंड बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क भी जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। चलिए, फर्दर 2022 का जो मैं अभी आपको बता रहा था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सीपा, जो 3 साल पहले 4 साल पहले से 22 में साइन किया गया था। इसके बाद से जो हमारा ट्रेड है यूएई के साथ, इस ट्रेड में काफी इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम ऑयल एंड गैस को छोड़ भी दे तब भी ये ट्रेड जो है वो 30 बिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ा। एंड ओवरऑल ट्रेड हमारा जो था 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, इट रीच्ड एज हाई एज $100 बिलियन, जिसको अब कहा गया है कि बॉयड बाय दिस एंथुजियाज्म, अब हम चाह रहे हैं कि जो ये ट्रेड है बोथ साइड पे, ये हम अगले 4 साल में, सॉरी अगले 6 साल में इसको जो है लेकर जाएं $200 बिलियन बाय 2032। ठीक है, तो ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको डबल किया जाए 100 से $200 बिलियन अगले 5 से 6 साल के अंदर। चलिए, फर्दर ट्रेड रिलेशंस में अगर एक और पहलू देखा जाए कि अभी हमने क्या किया है, अपने नेशनल पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी इंटरलिंक करने की भी बात की है। ठीक है, क्या, क्यों, किस चीज के लिए? फास्ट, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। मतलब एक तरीके से कह लो कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आवर ओन सेटलमेंट मैकेनिज्म्स एज फार एज द पेमेंट्स आर कंसर्न, है ना। और इसके साथ साथ ही देखो, अभी के मीटिंग के अंदर इंडिया एंड यूएई ने एक्सपीडिशियसली, यानी थोड़ा और तेजी, थोड़ा और जो है जल्दी इंप्लीमेंट करने के बारे में भी बात करी। किस किस अलग अलग इनिशिएटिव की? भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड भारत अफ्रीका सेतु, जिसके थ्रू जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स जो है इनको प्रमोट करने का सोचा गया है मिडल ईस्टर्न रीजन में, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरेशिया वाले रीजन में। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ट्रेड जो है डेफिनेटली और आगे इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एंड ये एक की ट्रेडिंग पार्टनरशिप है इंडिया की यूएई के साथ। चलिए, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट विच वाज साइंड, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेके जो है लंबा एक 10 साल का सप्लाई एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है यूएई के साथ। 2 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 साल का ये सप्लाई एग्रीमेंट है। इट इज अ 10-year एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की तरफ से जो है कंपनी रहेगी, एंड यूएई की तरफ से जो है इट इज एडनॉक गैस। ठीक है, एडनॉक पेरेंट कंपनी है, एडनॉक गैस जो है वो एडनॉक का ही क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, देन फर्दर क्या करेंगे, हर साल जो है 500,000 टन पर ईयर ऑफ एलएनजी विल बी डिलीवर्ड बिगिनिंग फ्रॉम 2028। तो ये कुछ जो है ध्यान में रखिएगा फैक्ट्स, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएई की तरफ से इट इज एडनॉक गैस, हमारी तरफ से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। 2028 से जो है ये शिपमेंट्स स्टार्ट होंगी, डिलीवरी ऑफ 0.5 मिलियन टन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। चलिए, एलएनजी, अच्छा,
इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस अग्रीमेंट के होने के साथ यूएई जो है भारत का सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर जो है दैट इट हैज बिकम। ये आप देखिए कि पहले जो है इट हैज बीन वेरी लो। अगर मैं आपको ओवरऑल डेटा दिखाऊं, ये एडनॉक की वेबसाइट पे उन्होंने इस चीज को कल ही अपडेट भी कर दिया। ये देखिए रिलीज डेट 19 जनवरी का, कि इंडिया इज नाउ, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, India is now UAE's largest customer of LNG. 20% of LNG operated by ADNOC will be supplied to India by 2029. And $20 billion worth of LNG contract जो है वो पिछले 2 साल में 24 महीने में जो है साइन हुए हैं एडनॉक और इंडियन कंपनीज के बीच में। ठीक है, सो दैट इज दे हैव सेड दैट दे हैव पोजीशनड देमसेल्व्स एज अ रिलायबल एनर्जी सप्लायर या फिर रिलायबल सप्लायर ऑफ इंडियन एनर्जी के, भारत के एक रिलायबल एनर्जी सप्लायर के तौर पे वो उभर के आए हैं। चलिए अब देखिए पिछले साल जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यूएई आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आप ये देखिए कि कितना ज्यादा जो है ग्रो करने का स्कोप और दिखाई पड़ा है, राइट, जिसमें हम सबसे ज्यादा पहले कतर, यूएस और इनसे रहते थे। अब ये यूएई का शेयर जो है इसमें ऊपर जाता दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे एलएनजी के इंपोर्ट्स में कंट्री ऑफ ओरिजिन के द्वारा। दूसरा देखिए इसमें इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो है उसमें भी जो है ये आपको दिख रहा है कि 10% जो है उसमें यूएई की तरफ से जो है हम खरीदारी करते हैं। तो अदरवाइज मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से यूएई जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्टनर के तौर पे उभर के आया है भारत के। अगला जो पहलू है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो इसमें जो है अलग अलग जो है बातें इस बार की गई कि बोथ द साइड्स एग्रीड टू एक्सप्लोर पार्टनरशिप इन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, दोनों ही, डेवलप करना भी और डिप्लॉय करना भी किस किस चीज का, अलग अलग कंपोनेंट्स का, लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, साथ ही साथ कोऑपरेशन इन एडवांस रिएक्टर सिस्टम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसका एमएनओ यानी कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी फर्दर आगे बढ़त दिख रही है। देन वेरी क्रिटिकली डेटा और डेटा को लेकर डेटा एम्बेसी एंड या फिर डिजिटल एम्बेसी। अच्छा, अब ये बात एक ही होती है, दोनों आप टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, चाहे डेटा एम्बेसी बोल लो चाहे डिजिटल एम्बेसी बोल लो, एक ही कंसेप्ट है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है, देखो ये ट्रेडिशनल एम्बेसी नहीं है, जैसे कि किसी के साथ जैसे मान लो कि यूएस का एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर या फ्रांस का एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर, तो वो तो चलो एक वीजा वाला टाइप का है ना। वैसे ट्रेडिशनल एम्बेसी नहीं है, ये डेटा स्टोर करने का सेंटर है, एक उस तरीके से ये एम्बेसी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया एंड यूएई ने अनाउंस किया कि दोनों कंट्रीज डेटा एम्बेसीज या डिजिटल एम्बेसी सेटअप करेंगे इन ईच अदर्स कंट्री। मतलब आप ये समझो कि यूएई जो है उसका डिजिटल एम्बेसी जो है वो भारत में सेटअप किया जाएगा एंड हमारा डिजिटल एम्बेसी हम सेटअप करेंगे इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब जब ये सेटअप होगा तो कहा जा रहा है कि इट विल बी द फर्स्ट फॉर इंडिया, कि ऐसा जो है हम भारत की तरफ से पहली दफा कि कोई इनिशिएटिव किसी कंट्री के अंदर लिया जाएगा। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट अगर देखें एक बार, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। और ये जो है देखो यूपीएससी ना डायरेक्टली ये नहीं पूछने वाला कि हाँ एमबीजेड के साथ क्या क्या बात हुई, वो कंसेप्ट के ऊपर जो है तुमसे प्रीलिम्स में हो सकता है सवाल पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो डेटा एम्बेसी या डिजिटल एम्बेसी क्या है, बेसिकली पहली बात तो ये एक ट्रेडिशनल सेंस में एम्बेसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ क्या है, एक ऑफशोर सेंटर है जहां पे एक नेशन स्टेट स्टोर करता है अपना कोई भी डेटा। ठीक है, एंड डेफिनेटली क्रिटिकल डेटा ही स्टोर करेगा कि अगर मान लो यहाँ पे कोई वॉर के चलते या किसी और दुर्घटना के चलते, किसी नेचुरल कैलामिटी के चलते, जैसे कोई अर्थक्वेक है, या अगर हमारे यहाँ पे डेटा मान लो उसको नुकसान पहुंचता है या हमारे पास फिजिकल टेरिटरी का एक्सेस नहीं होता, तो हम इस ऑफशोर सेंटर्स जो है इसको यूज कर पाएंगे उस टाइम पे भी, और ये हमारा डेटा यहाँ पे क्रिटिकली सेफली स्टोर करके रखेगा। मतलब एम क्या हुआ कि टू इंश्योर डिजिटल कंटिन्यूटी, ठीक है, एंड सॉवरेनिटी अगेंस्ट एनी साइबर अटैक, नेचुरल डिजास्टर या फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। फिर फर्दर देखो इसमें क्या होता है कि ये एक कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सटेंशन के तौर पे काम करता है। कि जैसे देखो अब हमारा जो है यहाँ पे भारत के अंदर जो है हो सकता है अलग अलग जगह पे, हो सकता है क्या है, ये अलग अलग जगह पे हमारा डेटा जो है हमने स्टोर करके रखा है, जो क्रिटिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा है, राइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब इसके अंदर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यूएई के अंदर ऐसा एक डिजिटल एम्बेसी खोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि अगर यहाँ पे किसी तरीके का साइबर अटैक होता है या अगर कोई और कंफ्लिक्ट होता है खुदा ना खास्ता, तो जो है हमारे पास ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सटेंशन रहेगा और हम वहां से चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। जिससे क्या होता है, इट अलाउज गवर्नमेंट्स टू मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज इवन इफ द फिजिकल टेरिटरी बिकम्स इनएक्सेसिबल। जो आपको बता रहा था कि अगर मान लो किसी कंफ्लिक्ट या किसी वॉर या किसी ऐसी सिचुएशन के चलते जो है अगर ये इनएक्सेसिबल बन जाती है तो ठीक है। एंड इट प्रोवाइड यू बैकअप ऑफ क्रिटिकल डेटाबेस इन अ ट्रस्टेड होस्ट नेशन। क्योंकि देखो इसमें ना, अगर आप जैसे यूएई के साथ आपने बोला कि आप डेटा एम्बेसी यहाँ एस्टेब्लिश करोगे तो बहुत बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर होता है, क्योंकि आप अपना डेटा किसी होस्ट कंट्री, किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके जो है वहां पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज एन एम्बेसी इन द सेंस कि इट ऑपरेट्स अंडर द होस्ट कंट्रीज ओन लॉज एंड जुरिसडिक्शन जस्ट लाइक अ चांसरी बिल्डिंग। अच्छा, अब ये चांसरी बिल्डिंग क्या होता है? चांसरी बिल्डिंग ना, जैसे आपने अभी हम एम्बेसी की बात कर रहे थे, एक ट्रेडिशनल एम्बेसी या एक कॉन्सुलेट है ना, सुना होगा ना तुमने कि वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हो, वीजा का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो एम्बेसी में या किसी दूसरे देश के कॉन्सुलेट में। जैसे अगर मान लो न्यू दिल्ली में, लेट्स सपोज तुमने रशिया का वीजा अप्लाई किया, तो तुम न्यू दिल्ली में रशिया की जो एम्बेसी है वहां गए, तो वो एम्बेसी जो जिस जिस बिल्डिंग में होती है उसको हम कहते हैं चांसरी बिल्डिंग। चांसरी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि वो उस होस्ट कंट्री, ठीक है, कि यहाँ इस एम्बेसी, ये क्या माना जाता है कि भाई ये ना सॉवरन टेरिटरी है किसका, रशिया का। ठीक है, तो हम ऐसा जिसके अंदर घुस वगैरह नहीं सकते, हम वो उसकी सॉवरेनिटी की हम वहां पे क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे काम करता है कि अगर जैसे मॉस्को में जो हमारी एम्बेसी है, वहां इंडियन एम्बेसी जो है मॉस्को में, या इंडियन एम्बेसी मान लो वॉशिंगटन में, या इंडियन एम्बेसी कैनबेरा में, या किसी भी और कंट्री में, वहां पे वो हमारी टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है, सो होम कंट्री रिटेन्स एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर इट्स डेटा। तो डेटा भले ही यूएई के अंदर रहेगा लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल और एक्सेस किसका रहेगा, भारत का। ठीक है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड एंड नॉट सब्जेक्ट टू द होस्ट कंट्रीज ज्यूरिसडिक्शन। मतलब यानी कि यूएई की ज्यूरिसडिक्शन इसके अंदर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए फर्दर देखिए अब इसमें कि जो कॉन्सेप्ट है, इट रिक्वायर्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। डेफिनेटली आप डेटा स्टोर कर रहे हैं और एक चांसलरी टाइप का जैसे एम्बेसी वाला था कंसेप्ट वैसा लेके आ रहे हैं ना, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस लिए चाहिए, टू एड्रेस सॉवरेनिटी रिलेटेड इश्यूज एसोसिएटेड विद डेटा, कि दूसरा कंट्री जो है उसका इसके ऊपर डेटा के ऊपर नहीं अधिकार होगा। सो भारत ने 2023-24 का जो बजट था उसके अंदर इसको जो है प्रपोज किया था। इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज डेटा एम्बेसीज इन 2023-24 बजट। किस चीज को ध्यान में रख के, टू फैसिलिटेट सीमलेस डिजिटल ट्रांसफर एंड कंटिन्यूटी फॉर अदर नेशंस, कि अगर बाकी कंट्रीज भी, जैसे अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंडिया एंड यूएई, कि यूएई जो है वो भी भारत में अपनी डिजिटल एम्बेसी एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, okay, so this was proposed by the Ministry of Electronics and Information Technology, METI, है ना। तो proposed policy is expected to offer diplomatic immunity to data stored within these embassies, shielding it from Indian regulations। मतलब जो यूएई का यहाँ पे डेटा स्टोर होगा उसके ऊपर हमारे ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब उनका एक तरीके से ये सॉवरेनिटी का कोई कंसर्न इसमें नहीं होगा। अच्छा, इसी बात को जो है यहाँ आर्टिकल में भी बोला गया अलग अलग अखबारों में कि अब न्यू दिल्ली और आबू धाबी ने अग्री किया है, म्यूचुअली डिसाइड किया है कि एक दूसरे के टेरिटरी में जाके डिजिटल एम्बेसी स्थापित करेंगे। तो इट शोज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट विच वी हैव विद ईच अदर, है ना, कि कितना भरोसेमंद देखिए कह सकते हो कि पार्टनरशिप है। एंड द डेटा टू बी डिजिटली बैक्ड इन यूए टेरिटरी में इंक्लूड क्रूशियल फाइनेंशियल डेटा, पब्लिक रिकॉर्ड्स एज वेल। ठीक है, However, it will only be accessible to home country, यानी कि जो यूएई में हमारा होगा उसको सिर्फ उसको एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ भारत को और हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही होगी। तो ऐसे उसमें कोई और क्रिटिकलिटी या कोई इसमें डेटा ब्रीच का थ्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। सारे पहलुओं को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लगा हो कि आपकी तैयारी में इससे कुछ बेटरमेंट हुआ है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू रुद्रनॉमिक्स। चलिए मिलेंगे ऐसे एक और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।